हेलो दिस साइड सक्सेस मेकर बात करेंगे। लिसनर्स कैसे हैं आप सब। तो MEG 15 में ब्लॉक नंबर 4 शुरू हो चुका है। ब्लॉक नंबर 4 में आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 की होप सो जो चैप्टर का नाम क्या है, वेज ऑफ लुकिंग एट रियलिटी। कि चैप्टर का नेम ही आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या वेज होते हैं, क्या अलग अलग तरीके होते हैं किस चीज़ के रिकग्नाइज करने के या देखने के रियलिटी को। एक ही चीज़ को देखने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि एक घर को देख के आप कुछ सोच सकते हैं, एक स्टोरी बुक को देख के आप कुछ और सोचेंगे, दूसरा इंसान जो है कुछ और सोचेगा। तो यही इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर है, यही इसका मेन थीम है। तो द रियलिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ वेज ऑफ लुकिंग एट द एट द रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज डिफरेंस। कि एक इंसान जो है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, उसकी रियलिटी अलग होती है। जैसे कि एक वर्क है जिनका नाम है वेलेस स्टीवेंस, इनकी पोयम है 13 वेज ऑफ लुकिंग एट अ ब्लैक बर्ड। 13 वेज मतलब 13 तरीके एक ब्लैक जो बर्ड है उसको देखने के, ये इन्होंने वर्क लिखा है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये जो तरीके होते हैं ये आपके माइंड सेट पे डिपेंड करते हैं। किसी चीज़ को देख के आप कुछ और सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी शोरूम पे, किसी मॉल में, किसी भी शॉप पे जाते हैं, कपड़े की शॉप पे, तो आपने देखा होगा जो वहाँ पे दिखाते हैं वो आपको दिखाते हैं और आप उसमें से बहुत सारे कपड़ों को रिजेक्ट करके किसी एक या दो ड्रेस को पसंद करते हैं, है ना। हो सकता है जिसे आपने रिजेक्ट किया उसे कोई दूसरा बंदा आके या दूसरा पर्सन आके उसी को सेलेक्ट कर जाता है जिसको आपने रिजेक्ट किया है। तो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ ख़राब है, अगर ख़राब होती तो दूसरा उसे क्यों सेलेक्ट करता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेज कि देखने का तरीका कैसे है। हो सकता है आपको कुछ और चीज़ें पसंद हो, किसी दूसरे को कुछ और पसंद हो। आपको जो चीज़ बहुत बेकार लग रही है, नॉनसेंस लग रही है, किसी कोई इंसान उस पर हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है उसको देख के, उसको सुन के, है ना। तो ये एक क्या है, वेज है, डिफरेंट वेज हैं। आपको लग रहा होगा ये बहुत जनरल सी बातें हैं, यही जनरल सी बातें तो लिखनी है इस टॉपिक में आपको, क्योंकि टॉपिक का नाम ही यही है ना। ओके। इन जैनिज्म, सयादवाद और अनेकावाद इज एक्सप्लेन्ड विद द पैरेबल ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। Each blind man has different perception about the elephant. Similarly, the perspective reality difference from the one person to another is totally based on comparative literature, is based on philosophy. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे कोई अंधा इंसान है ना, अब उसको बोलो कि कोई ब्लाइंड है, द बर्थ से ब्लाइंड है, आप उसको बोलो रेड कलर, हाउ ही और शी कैन रिकग्नाइज रेड कलर। उसके लिए तो क्या, उसके लिए तो सारे रंग ब्लैक ही हैं, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, है ना। तो अब आप कहेंगे अरे मैं रेड कलर की बात क्यों, क्योंकि आपने बचपन से देखा है ना, कि उस वाले कलर को रेड बोलते हैं, बाल वाले कलर को ब्लैक बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं, ब्राउन बोलते हैं, कलर्स हम लोगों के लिए। लेकिन वो क्या परसेप्शन बनाएंगे, उन्होंने तो सारी दुनिया को ब्लैक ही देखा है, क्योंकि आई साइट नहीं है। तो उनके लिए तो सारे कलर एक जैसे, वो इमेजिन भी करेंगे तो किस जैसा करेंगे, उनको तो ये भी नहीं पता दैट व्हाट्स द कलर ऑफ वाइट, व्हाट्स द कलर ऑफ ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, है ना। तो इस तरीके से वेज होते हैं, तो एक इंसान के देखने का तरीका, उसका नज़रिया बदलता है। अब आपका जो चैप्टर मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ये एक इंट्रो था जिसको आपको लिखना ही है। द राइटर्स रियलिटी एज एन इनसाइडर। राइटर ना दो तरीके से लिखते हैं, दोनों कई तरीके से लिखते हैं। जैसे फिक्शन वर्क लिखते हैं जिसमें वो टोटली, है ना, अपनी माइंड की जो इमेजिनेशन होता है उसको लिखते हैं। एक होता है बायोग्राफी लिखते हैं। बायोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है जीवनी, मतलब दूसरे से रिलेटेड लिखते हैं, दूसरों की लाइफ पे लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, मैंने लिख दिया किसके ऊपर, केजरीवाल जी से रिलेटेड, केजरीवाल जी की मैंने क्या लिख दी, बायोग्राफी लिख दी। मैंने किसी फेमस डांसर की बायोग्राफी लिख दी, है ना। तो ये होती है बायोग्राफी। एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है कि आत्मकथा, राइट, अपने बारे में लिखना, सच्चाई के साथ लिखना। अब जैसे गांधी जी ने अपनी खुद एक किताब लिखी होगी अपने ऊपर, तो वो क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी। नेहरू जी ने अपनी एक किताब लिखी होगी, उसको क्या बोलेंगे, नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी। तो जो खुद अपने बारे में लिखता है उसे ऑटोग्राफी बोलते हैं, और जो दूसरों के बारे में लिखता है, दूसरों के जीवन पे लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, जिसको हिंदी में जीवनी बोलते हैं, राइट। In autobiographies, marginalized
Writing or dysphorik writing, they are a point of both conversion and diversion. In these writing, writers may share major experiences. क्या शेयर करते हैं? मेजर एक्सपीरियंसेस को, लॉस ऑफ आइडेंटिटी को, एंड एक्सप्रेशन एंड कन्फाइनमेंट एंड सप्रेशन और इवन enrichment, but the unique experience how them as an individual. तो ये सब चीज़ें उसमें शो की जाती हैं, किस में? ऑटोबायोग्राफी में, जो अपनी जीवनी लिखते हैं. राइटिंग्स और ऑटोबायोग्राफीज, द राइटर इंटरेक्ट with his self and his surrounding with these intense and build up experiences. These public figures and national leaders like Mahatma Gandhi, Bhimrao Ambedkar, Jawaharlal Nehru, APJ अब्दुल कलाम, इनकी सबकी क्या है? ऑटोबायोग्राफीज़ हैं. दिस राइटिंग इज़ वेरी मोटिवेशनल, है ना. अब्दुल कलाम की आप बायोग्राफी पढ़िए, काफ़ी मोटिवेशनल है. ऑटोबायोग्राफी एज एन अकाउंट ऑफ हाउ दे आर एबल टू राइज एंड स्ट्रेंथ above terrible experiences and डिस्क्रिमिनेशन. जो भीमराव अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी, बिकॉज ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम अन शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल जिनको मानते थे उन्हीं में बिलोंग करते थे. तो इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, कास्टिसिज्म को बहुत प्रॉपर तरीके से शो किया. किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने. अब आपको लग रहा है ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में, राइट. उसके बाद अगर आप एक दो के बारे में आप लिख सकते हैं. अब्दुल कलाम के बारे में लिखेंगे तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सफरिंग और पेन का अपनी लाइफ में फील किया. देयर आर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ वीमेन. अब वीमेन की ऑटोबायोग्राफी की बात कर लेते हैं. वीमेन की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो क्या शो करती थी? हु फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, रसुंदरी देवीज का जो अमार जीवन था, अमार जीवन या अमर जीवन बोल सकते, इज अबाउट बंगाली लिटरेचर. Women who secretly acquire literacy skill to read sacred text to the age when girls and women are denied education. तो वसुंधरी देवी ने एक वर्क लिखा अमार जीवन, जो कि काफ़ी फेमस है. ये बंगाली लिटरेचर है, बंगाली वर्क है, बंगाली में लिखा गया है. इन्होंने फेस किया था किसको? डिस्क्रिमिनेशन को. मोस्टली जो विमेन राइटर्स हैं, मोस्टली आई एम से 70 to 80% उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है सबसे ज़्यादा. और ये डिस्क्रिमिनेशन दोनों तरफ से था, फ्रॉम होम ऑल्सो एंड सोसाइटी ऑल्सो, फ्रॉम होम एंड सोसाइटी बोथ. क्योंकि सोसाइटी भी विमेन को कभी इक्वली ट्रीट नहीं करती, और ना ही जो होम का इन्वायरमेंट है वो. आप कहेंगे नहीं आज तो कंडीशन बहुत बदल गई है. ओके, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल, राइट. मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों MNC में वर्क करते हैं. बोथ पीपल आर वर्किंग इन MNC एंड फैमिली, आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं, ठीक है. आप 6 o'clock 7 o'clock दोनों आते हैं, तो हस्बैंड क्या करता है? आराम से जो बॉय है वो क्या करता है? बैठ जाता है ना, इंजॉय करता है. उसको कोई चाय देगा, उसको कॉफ़ी देगा. मान लो लड़की को अगर दे भी देते तो उसके बाद भी उसको क्या एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्या करे, किचन में जाए एंड प्रिपेयर फूड, राइट. लेकिन अपार्ट फ्रॉम अनदर हैंड, मैन से कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं डिज़र्व की जाती है. मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस. इन टुडेज सिनेरियो आई एम ऑल्सो सर्वाइविंग. मैं ये नहीं कह रही कि सबके घरों में सेम होता है, क्योंकि जो शुरू से ये एक्सेप्ट कर लेता है उसको ये सब सहना पड़ता है. अगर आप नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा सोसाइटी की नज़र में, घर की नज़र में थोड़ा सा बोला जाता है. लेकिन आपको जीना है, आपको फेस करना है, तो आपको एक बार बोलना पड़ता है. 100% तो नहीं है ये रेशो. कुछ घरों में ऐसा भी देखने को मिला है. अक्सर वहाँ देखने को मिलता है जहाँ हस्बैंड वाइफ, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रह रहे होते हैं, या तो उनके बच्चे रह रहे होते हैं, जहाँ पेरेंट्स नहीं रहते, मतलब इन लॉज नहीं रहते. वहाँ होता है कि 10% 15% केसेस में कि हस्बैंड साथ में आके रात में खाना बनवाते हैं या डस्टिंग वस्टिंग करवाते हैं, अगर मेड नहीं है तो. लेकिन अगर फैमिली है तो वो सब नहीं हो पाता है, क्योंकि सोशल प्रेशर और फैमिली का प्रेशर ऐसा होता है. तो ये भी क्या है? एक डिस्क्रिमिनेशन है, राइट. तो ऐसा नहीं है कि पहले ही डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज नहीं हो रहा, आज भी होता है. और ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ कि हम किसी अलग अलग प्लैनेट पे रहते हैं. आप अपने घर में नहीं देख रहे तो आप अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि
रहते तो सोसाइटी में ही है ना, अपने फ्लैट में, अपने आसपास के एरिया में, किसी कॉलोनी में, कहीं ना कहीं आपने ये सब चीज़ें देखी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इलिटरेसी रेट को भी शो करता है, जो विमेन का एजुकेशन रेशियो है वो भी बहुत कम है। दलित, उसके बाद इसमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि शैले मॉर्गन का है जिनका हम डिटेल में पढ़ेंगे। माई प्लेस इज़ हर नेटिव और एब ओरिजिनल कॉलोनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इन ऑस्ट्रेलिया, ये इन्होंने लिखा। इट इज़ मोर एंड फेमिनिस्ट टेक्स्ट। फेमिनिस्ट टेक्स्ट किसको बोला जाता है? जिसमें विमेन की कंडीशन और उसकी सिचुएशन को इलाबोरेट किया जाता है, और बहुत सारी जितने भी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन राइटर्स हों, विमेन की राइटिंग में कहीं ना कहीं दर्द देखने को मिलता है, पेन और सफरिंग देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का और सोशल नॉर्म्स का भी। नेक्स्ट बात आती है दलित ऑटोबायोग्राफीज। अब दलित ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? नरेट द टेल ऑफ सफरिंग ऑफ अ मेन प्रोटोगोनिस्ट। मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? जो उसका मेन, आप बोल सकते हैं ना कि मेन हीरो होता है। दलित लिटरेचर इज़ ए क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मणिकल सोसाइटी, क्योंकि दलित लिटरेचर में क्या था, मेनली जो अपर क्लास सोसाइटी है, बेसिकली जो हिंदू ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, वहाँ पे इनको अनटचेबल समझा जाता था। आज भी इंडिया के कुछ रूरल एरियाज़ में दैट दिस पीपल नेवर सिट टुगेदर विद अपर क्लास पीपल लाइक ब्राह्मण्स, दे ईट सेपरेटली in any village marriage, राइट। तो ये सिचुएशन आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हाँ पहले बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, और अब थोड़ा कम हो गई है, लेकिन हाँ अभी भी 10-20-30% गाँव में देखने को मिलती है। ओके, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप लिखेंगे शांताबाई का कालेश चोरा कुल्हाटी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा जूठन। जूठन जो है वो भी दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जूठन मतलब होता है किसी का खाया हुआ खाना। मान लो आप थाली में खा रहे हैं, उसके बाद उसमें जो खाना बच जाता है उसको किसी और को खिलाना, तो उसको क्या बोलता है? जूठन। मतलब जो खाना बच गया उसको कोई और खा रहा है, मतलब वो किसी का जूठन है। लाइक बामा का वर्क है संगति, हर सेल्फ रियलिस्टिक पोर्ट्रे। और बामा का एक वर्क और है, कौन सा? करक्कू, जिसमें उन्होंने दलित की सिचुएशन को प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दलित वाला पोर्शन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब दलित लिटरेचर की जब हम बात कर ही रहे हैं, कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होल्ड करता है? दलित लिटरेचर होल्ड रिबिलियन एंड एंगर एज इट्स हॉलमार्क एंड एम टू अचीव डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बामा जो है is an Tamil Dalit writer has created a landmark in the literary history, क्योंकि बामा ने बहुत अच्छे वर्क लिखे, अच्छे इन द सेंस कि उनके वर्क को बहुत पॉपुलैरिटी हुई। इसका रीज़न ये है कि लोग दलित कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते थे, हाउ द पीपल फील, हाउ द पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्राह्मणिकल सोसाइटी ऑफ द इंडियन पीपल, तो उनको पढ़ना चाहते थे। इसीलिए बामा का जो वर्क है, चाहे वो संगति हो चाहे वो करक्कू हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें उन्होंने दलित को सिचुएशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। शी यूज द नरेट आइडियम्स ऑफ विमेन which sparkle with vibrancy and make a space for Dalit culture with his songs, rhymes and chants। उन्होंने अपने लिटरेचर में सॉन्ग्स को, जो दलित के सॉन्ग थे, गाने थे, राइम्स एंड चैंट्स, इन सबको इंक्लूड किया। दिस स्टाइल ऑफ बामा अपसेट द डेकोरम ऑफ अपर कास्ट तमिल लैंग्वेज यूजर्स। अब अपर क्लास के बारे में लिखा है बामा ने, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वहाँ के अपर कास्ट तमिल लैंग्वेज के जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया। सिमिलरली Dalit Marathi and Hindi writer subvert the symbol of dominancy. In these writing, authentically of experience get prominence rather than the beauty of language. यहाँ पे क्या मीनिंग है कि authentically means 100% proved things,
रियलिटी को लिखा गया फिक्शन को दूर हटा के। किसने? जितने भी दलित राइटिंग लिखी गई है, चाहे बामा ने लिखी चाहे किसी ने भी लिखी, दलित राइटर ने जब लिखा, क्योंकि दीज आर वेरी ऑथेंटिक एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस्ड। बामा ने जो एक्सपीरियंस किया या दूसरे राइटर्स ने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने वही अपनी उसमें लिखा, रादर देन द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज मतलब शब्दों को खूबसूरत बनाने के लिए, सजाने के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, उसे बहुत खूबसूरत ना बोलते हैं, हाइपरबोले का यूज़ करना, हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार, कि जैसे फिक्शन राइटिंग लिखी जाती है कि हाँ एक गांव था, बहुत खूबसूरत था, लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, दिस एंड दैट। तो एक फिक्शन वर्क और एक रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। सच्चाई को लिखा, अब चाहे लोग उसे एक्सेप्ट करें ना करें, उसकी बहुत लैंग्वेज पॉलिश नहीं की। लैंग्वेज पॉलिश करने का क्या मतलब है? एडवांस कैटेगरी के वर्ड्स लिखना, उसको बहुत सजाना। अब लैंग्वेज को, लिटरेचर को कोई कैसे सजाता है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सिमिली, मेटाफर, राइट। और उसके बाद आप उसमें कुछ नॉन फिक्शनल एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन इनका वर्क बहुत ही सिंपल और सादा था। कुछ और राइटर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो दलित नहीं है, जैसे कि प्रेमचंद, मुल्क राजा आनंद, जिन्होंने अनटचेबल लिखा। देखो अनटचेबल भी क्या है, एक इसमें भी कास्टिसिज्म को दिखाया गया है। इसका प्रोटोगोनिस्ट जो था उनका नाम है भाका। भाका एक स्वीपर है, उसकी पूरी लाइवहुड को दिखाया गया है। अगर आपको पढ़ना है, ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो प्लेलिस्ट में अपलोड है ये वीडियो भी, अनटचेबल बाय मुल्क राजा आनंद। राजा राव का कांथापुरा इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ नोवेल, दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कांथापुरा में भी एक स्वीपर की कहानी को दिखाया जाता है और गांधी जी से कनेक्ट किया जाता है। अरुंधति रॉय का वर्क है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एंड यू आर अनंथा मूर्ति का वर्क है भारतीपुरा, प्रेजेंट द करेक्टर्स एज पिटीफुल फिगर्स इनकेपेबल ऑफ एक्शन देमसेल्फ। क्यों एक्शन नहीं ले सकते? क्योंकि लोकेलिटी ऐसी थी, सोशल एरिया वैसे था, और सेम एज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी वैसे ही थे। और उस टाइम पे तो इंडिया क्या था? अंडर ब्रिटिशर्स था। तो ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे किसी का डेवलपमेंट करना? लेकिन जितना हम ब्रिटिशर्स से परेशान थे, इन रियलिटी अगर मैं बात करूँ तो इंडियन इंडियंस पे के लिए ज़्यादा क्रूअल थे। चाहे वो सती प्रथा हो गई, चाहे वो विडो मैरिज, री मैरिज को लेके कितने उसके अगेंस्ट में फाइटें चली, है ना, गर्ल एजुकेशन की बात हो गई। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं हम। एंड इनकेपेबल ऑफ एक्शन देमसेल्फ, वेटन डाउन बाय सर्कमस्टांसेस एंड विक्टिम ऑफ ऑपरेशन। इन द केस ऑफ मास मूवमेंट दे आर लेड बाय सवर्णास। बहुत सारे इसी तरह से, जैसे कि प्रेमचंद की जो नोवेल है कर्मभूमि, है ना, ये इसी से बेस है। कुछ नाम याद रखना है, प्रेमचंद की कर्मभूमि, राजा राव का कांथापुरा, ठीक है। उसके बाद आपको अरुंधति रॉय का याद रखना है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मुल्क राजा आनंद जी का अनटचेबल। तो इस तरह से 3-4 नाम आपको याद रखने हैं और अपने आंसर में कोट करने हैं, क्योंकि इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो को एक शॉर्ट में बताऊं तो जब अपने बारे में लिखते हैं, आत्मकथा जिसको हिंदी में लिखते हैं, अब 2 तरह के वर्क होते हैं, द राइटर एज एन आउटसाइडर। आज का टॉपिक क्या है? द राइटर एज एन आउटसाइडर, फिक्शन एंड अदर जॉनरा एंड वेरियस स्लांट यूज्ड इन राइटिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑटोबायोग्राफी ही यूज़ होती है। लाइक इन द लिटरेचर वी यूज़ नोवेल्स, प्लेज, फिक्शन राइटिंग, पोइट्री, राइट, एसेज, ट्रेवल, टूरिस्ट, तो ये सब चीज़ें लिखी जाती है, तो ये सब इसके अंदर आती हैं। राइटिंग इमर्ज इमेजिनेटिव व्हेन द राइटर एक्सपीरियंस, जब राइटर होता है वो बहुत एक्सपीरियंस करता है किस चीज़ को? इमोशन ऑफ लव, पिटी, ह्यूमर, हास्य को, एंगर एंड एस्टेसी तो मिक्स्ड विद ऑब्जेक्टिविटी एंड फ्यूजेस हर विजन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इंक्लूड पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, ट्रेवल राइटिंग एंड एसेज। सो मेंशन इट, पोइट्री, फिक्शन में आपकी सारी चीज़ें आ गई, चाहे आपका नोवेल है, चाहे आपका ड्रामा है। जो भी चीज़ फिक्शन में लिखी गई है, सोच के लिखी गई, इमेजिनेशन से लिखी गई है। ड्रामा, ट्रेवल, जैसे कि बहुत सारी ऐसी वर्क देखने को मिलता है जो कि ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन पे लिखे गए हैं। एक एरिया को मेंशन किया गया है, प्लेस को मेंशन किया गया है, किसी स्ट्रेंजर की लाइफ की स्टोरी को बताया गया है। जैसे कि एक गलिवर्स ट्रेवल ना, एक बुक थी हमारी, तो गलिवर्स ट्रेवल भी ट्रैवलिंग एक लिखा गया था, कंसेप्ट पे लिखा गया था। एन essay is also is a kind of
fiction work. Sometimes it's fiction and sometimes it's based on reality, but this is written by the outsider writer, or you can say it's not autobiography, है ना. कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ऐसे ऑटोबायोग्राफी हो जाए, तो ये इस जॉनरा में आता है. अभी जो राइटिंग वर्क है, इट कुड बी मार्क्सिस्ट और फ्रॉयडियन या किसी भी एक विचारधारा से रिलेटेड हो सकती है. फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग की बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू मार्क्सिस्ट लर्निंग. ठीक है. ऑसवेल जो है, जॉर्ज ऑरवेल इज़ नॉन एट डेमोक्रेटिक आउटलुक. डेमोक्रेटिक आउटलुक कोई फ्रॉयडियन में लिख रहा है, कोई मार्क्सिस्ट में लिख रहा है, कोई डेमोक्रेटिक आउटलुक करके लिख रहा है. ये एक अलग अलग लिखने के वेरियस तरीके होते हैं. जैसे आप कोई वर्क लिखते हैं, मान लीजिए आपने कोई पोइट्री लिखी, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी, तो उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो वेज हैं, जो व्यूज़ हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर कंक्लूड हो जाती हैं. The slant or the angle the writer takes make the writing different. एंगल और स्लांट डिफ़र करता है एक राइटिंग को दूसरे राइटर की राइटिंग से बिल्कुल डिफ़र करता है ना. अगर आप लिखेंगे, मान लीजिए एंड द डे ऑफ इन अ ब्यूटीफुल डे ऑफ होली, तो होली के ऊपर आप कुछ और कंसेप्ट में लिखेंगे, मैं कुछ और कंसेप्ट में लिखूंगी. तो जो हमारा जो एंगल है, जो स्लांट है, जो देखने का नज़रिया है, वो हमारी राइटिंग को डिफरेंट कर देगा. लाइक मे बी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे अगर कलर्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने होली के कंसेप्ट में जो मैं पैराग्राफ लिखूँगी या स्टोरी लिखूँगी, उसमें मैं हाउ टू प्ले होली पे ज़्यादा फोकस करूँगी. ठीक है. मे बी आपको होलिका दहन ज़्यादा पसंद है, तो आप होलिका दहन पे ज़्यादा फोकस करके लिखेंगे अपने कंटेक्ट को, ना, कंटेंट को. सो इसी तरीके से सिमिलरली राइटर्स राइटिंग आर डिफर फ्रॉम वन टू अनदर. इन रियलिस्टिक राइटिंग social, political, historical and cultural background is used to index the human drama of life. और रियलिस्टिक राइटिंग क्या होती है? वो आपको सोशल एरिया, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल एक ही जैसी चीज़ों को दिखाया जाता है. और फिक्शनल जो होती है, इमेजिनेटिव राइटिंग होती है, फेरी टेल्स होती हैं उसके अंदर, है ना, जैसे राजा रानी की कहानी, परियों की कहानियाँ, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं, उसके बाद एडवेंचरस स्टोरीज़ होती हैं, डिटेक्टिव राइटिंग होती है, साइंस फिक्शन होता है. तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपने इसको डे टू डे लाइफ में इमेजिन किया होगा. फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द रियलिस्टिक राइटिंग, लाइक रियलिस्टिक राइटिंग को मैं रियलिस्टिक सीरियल से कनेक्ट करना चाहती हूँ. लाइक अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इस तरह से अशोक या रामायण महाभारत दिखाया जाता है, तो उसमें जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं आपने देखा है, और जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उनकी ज्वेलरी होती है, या तीर चला रहे हैं, धनुष है, या जो भी चीज़ें हैं, वो उस टाइम के हिसाब से होते हैं ना. आपने कभी देखा है रामायण में या महाभारत में या किसी दूसरे टीवी सीरियल लाइक अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य में किसी विमेन ने अपने आप को ना स्कर्ट और टॉप में ड्रेसअप किया हो? नो. तो इसी तरीके से उनकी राइटिंग होती है कि उस टाइम के कल्चर को, अगर रियल चीज़ लिख रहा है तो ये नहीं बोलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर मे बी इफ़ आई एम राइटिंग ऐसे ऑन चंद्रगुप्त मौर्य, नॉवल ऑन चंद्रगुप्त मौर्य, तो मैं लिखूँगी यस ही इज़ प्लेइंग विद गन. ऐसा तो नहीं लिखूँगी, है ना. उस टाइम पे क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तलवार चलती थी. तो अब इसीलिए उस टाइम के एरिया को, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, मैं ये नहीं मेंशन करूँगी कि इलेक्शन हो रहे थे और प्रजा तैयारी कर रही थी कि सबको अपना वोट बनवाना है ना. तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वोटिंग सिस्टम नहीं था. तो उस टाइम के जॉनरा को रियलिस्टिक जब लिखी जाती है, तो वो सोशल एरिया, पॉलिटिकल एरिया, हिस्टोरिकल एरिया और कल्चरल बैकग्राउंड को देखकर लिखी जाती है. और जो फिक्शन में लिखी जाती है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं. फेरी टेल्स हो सकती है, सुपर नेचुरल मतलब भूत ऊत की कहानियाँ, या भगवान आ गए, इस तरीके की एडवेंचरस स्टोरीज, ये सब लिखा जा सकता है. इतना मैं क्यों समझाती हूँ, इसका एक ही रीज़न है, ताकि ये चीज़ आपके माइंड में रहे. ये माइंड में रहेंगी. इनके नोट्स बनाना है आपको, मैंने आपको बोला भी है, हर वीडियो को या चैप्टर वाइज बना लीजिए. जैसे ये चैप्टर नंबर 13 है, तो आप अपने नोटबुक में शॉर्ट में लिख लीजिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जितनी भी चीज़ें स्लाइड पे लिखी हैं और जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में. नेक्स्ट है, जैसे कि एक वर्क की बात की गई है, डॉल्स हाउस इज़ अ रियलिस्टिक टेक्स्ट.
डॉल्स हाउस लिखा गया है, लप्सेन ने लिखा है, और इसमें रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाया गया है। इसको रियलिस्टिक टेक्स्ट भी बोला गया है। मैरी शेली ने वर्क लिखा है फ्रैंकेस्टीन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। फ्रैंकेस्टीन मैरी शेली का वर्क है। और जो ये मैरी शेली का वर्क फ्रैंकेस्टीन है, ये साइंस फिक्शन से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो इसमें क्या होता है कि वो जो डेथ हो जाती है, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके एक ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करता है, और फाइनली उसमें जान डाल देता है, और वो क्या बन जाता है, एक मॉन्स्टर बन जाता है। ये फ्रैंकेस्टीन की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है इनका, मैरी शेली का। तो ये साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड वर्क है, और इसमें कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल एलिमेंट को भी प्रेजेंट किया गया है। एग्जाम्पल लिखना है आपको, लेप्सन का अ डॉल्स हाउस। नंबर 2 मैंने क्या डिस्कस किया आपके पास, साथ मैरी शेली को डिस्कस किया मैंने। ये सब एग्जाम्पल्स आपको पेपर में कोट एंड कोट करने, क्योंकि इन्हीं से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एलिगी, मिथ, लीजेंडरी, फैंटेसी, मिस्ट्री, ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल फार्म। एनिमल फार्म इज एन एलिग्री, अ फेबल एंड ऑल्सो ए पॉलिटिकल ट्रेटिस। Coleridge's rhyme of the incident Marnier is the full supernatural element। अब Coleridge का एक वर्क है, वो भी किससे भरा हुआ है, फुल किससे, सुपरनेचुरल एलिमेंट और मैजिकल एलिमेंट से भरा हुआ है। ये आपको याद रखना है, राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, ठीक है। ये नाम, ये तीसरा नाम मैंने आपको नोट डाउन कराया है। नेक्स्ट वन इज़ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का नाम आपको मेंशन करना है, और हैरी पॉटर जो वर्क है इज़ अ मिक्सिंग ऑफ मैजिक, एडवेंचर, मिस्ट्री। क्या क्या चीज़ें हैं, मैजिक, एडवेंचर एंड मिस्ट्री, थ्रिल एंड फैंटेसी, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसको लिखा है सलमान रश्दी जी ने। इसमें इन्होंने फैंटेसी और मैजिकल रियलिस्टिक टेक्स्ट को मेंशन किया है। तो 5 नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। लेब्सन का डॉल, मैरी शेली का आपको फ्रैंकेस्टीन, कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, 4th नंबर पे मैंने आपको हैरी पॉटर मेंशन कराया, एंड 5th नंबर पे सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन। ये मैं रिपीट इसलिए करा रही हूँ बिकॉज ये आपको उसमें लिखना है, अपने आंसर शीट में प्रेजेंट करना है। अगर हम बात करें कि जो लब्सन का वर्क है अ डॉल्स हाउस हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 14 लैंग्वेजेस, 14 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। And the translation of great epics like the Mahabharata and Ramayana are a good example of leadership and can be uncivilized। ट्रांसलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, तो इसका एक आप टॉपिक भी डाल सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसलेशन की वजह से एक ही वर्क को, इंग्लिश के वर्क को मे बी 14 लैंग्वेज को या 15 लैंग्वेज को, जैसे कि डॉल्स हाउस को 14 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इट मीन्स व्हाट कि 14 लैंग्वेज के पीपल ने उसको रीड आउट किया एंड गो थ्रू इन द ऑन लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दलित लिटरेचर। दलित लिटरेचर वाइडली पॉपुलर बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन। बिकॉज जब तक ट्रांसलेट नहीं था, दलित लिटरेचर की जब बात आती है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट की अगर बात करूँ तो जैसे बामा का वर्क करक्कू है ना, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि जो बामा का वर्क था करक्कू, उसमें दलित कम्युनिटी की सिचुएशन को बताया गया, और ये भी बहुत कई अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई, और जिससे इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। सिर्फ इस वर्क को नहीं, दलित लिटरेचर को ही टोटली बहुत पॉपुलैरिटी मिली। हाउ इट बिकम टू पॉपुलर, बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। Such retelling extend the foreigner and the original text as well as challenge the hegemonic structure of narrative and themes, bring out the other issues in the fore। इश्यूज़ को इलाबोरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो चिनुआ चीवी को कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। चिनुआ चीवी को कैसे छोड़ेंगे, तो इस पे आप क्या डाल देंगे, इस पे आप नंबर 6 डालेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने मिडनाइट चिल्ड्रन तक डिस्कस किया था वर्क और राइटर की बात जब चल रही थी। तो चिनुआ चीवी का जो वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसमें क्या बताया गया, द राइटर हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ थिंग्स फॉल, डीकंस्ट्रक्ट द मिथ ऑफ प्रोवाइंग द सोसाइटी एंड कल्चर डिड एग्जिस्ट। सोसाइटी और कल्चर, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। प्रिमिटिव दैन मैन डिड एग्जिस्ट बट द कन्वर्टेड इनटू ब्रूट बाय द एग्रेशन ऑफ फ्रेंच एंड नाइजीरियन सॉयल।
कि फ्रेंच और नाइजीरियन सॉइल मतलब मिट्टी, मतलब यहाँ पे सॉइल का मतलब मिट्टी नहीं है, यहाँ पे सॉइल का जो मीनिंग है वो फ्रेंच एंड नाइजीरियन जो नेटिव पीपल था, जो नेटिव लैंड था। जैसे कि इंडिया का जो लैंड है, इंडिया को इंडिया ना बोलकर क्या बोल सकते हैं, सॉइल भी बोल सकते हैं ना। इंडिया की लैंड ना बोल के इंडिया सॉइल बोल सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन इंडिया सॉइल, है ना, भारत की मिट्टी से जन्म हुए। मतलब ये नहीं है कि अब वो पौधे की तरह नीचे से ऊपर आए हैं, इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजिंग, हम बात करें द प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजिंग दैट सो एनिमल कॉल अफ्रीका एंड ब्रिंगिंग एनलाइटिन द वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी culture and science by the West was the violence, traditions, religion, language were uprooted to bring peace. Tributes were eliminated in the name of education, mass slaughter and splitting up by native community. तो इन सब चीज़ों को इलाबोरेट किया जाता है कहाँ, नेटिव कम्युनिटी में एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद जो ये थिंग्स फॉल अपार्ट है इज अ सिग्निफिकेंस एज द अनट्रेबल रियलिटी सीन थ्रू द आई ऑफ द कोलोनाइजर्स एंड सफरर्स। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्क और है, इस पे आप नंबर 7 मेंशन करेंगे। नंबर 7 क्या है, जीन रियाज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़। उन्होंने लिखा शार्लोट ब्रॉन्टेज जेन आयर, अ वेरी फेमस टेक्स्ट ऑफ द 19th century एज वाइड सरगासो। White Sargasso Sea in the 20th century and made some major changes. इसके अंदर कुछ बहुत सारे चेंजेस किए गए इन ब्रॉन्टे टेक्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन भी का एक प्ले है, एक वर्क है जिसका नाम है वाइट सरगासो सी इज़ अ रीटेलिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, इज़ अ रीटेलिंग ऑफ शार्लोट ऑफ ब्रॉन्टे जेन आयर डिस्कस इज एन पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। सो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार और इस चैप्टर से इस क्वेश्चन का रिपीटिशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो द स्पेक्टर ऑफ स्लेवरी, अब जैसे कि आपको पता चल गया होगा पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट का मतलब है एक ऐसा टेक्स्ट जो उस ड्यूरेशन पे लिखा गया जिस टाइम पे कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंडर में थी, मतलब कंट्रोल में थी। अब कोई कंट्री किसी के कंट्रोल में होगी तो क्या सिचुएशन होगी, स्लेवरी होगी, है ना, उसको नीचे दिखाया जाएगा, उसको रिसेसिव बनाया जाएगा, उनका एजुकेशन सिस्टम ख़राब होगा, विमेन की कंडीशन ख़राब होगी, रेप होंगे, सेक्स वे, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, पुअर पीपल की हालत बहुत ख़राब होगी। और पोस्ट कॉलोनियल में क्या था, एक वाइट और ब्लैक, जैसे कि इंडिया में भी था, रेसिज्म बहुत ज़्यादा आ गया था। लोग सोचने लगे कि थे कि जो गोरे लोग हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। और ये रेसिज्म आज भी इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ। आज भी लगता है कि जो सुंदर लोग हैं या जिनका स्किन का कलर वाइट टोन है वो सुपीरियर हैं दूसरों से अलग। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे थी। अब वो चाहे एरा इंडिया के लिए हो या फिर किसी दूसरे राइटर के लिए हो। अब जब टाइम पीरियड एक है, सिचुएशन एक है, तो कोई भी राइटर है उसी टाइम पीरियड को या उसी टाइम की चीज़ों को एलाबोरेट करेगा। ये एक जनरल सी बात थी जो मैंने आपको बताया कि अगर पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ये जो चीज़ है, रेसिज्म हो गया, जेंडर डिफरेंसेस हो गया, विमेन की कंडीशन हो गई, स्लेवरी हो गई, इंट्रैपमेंट हो गया, वाइट और ब्लैक का डिफरेंस हो गया, तो ये सब एक कॉमन सी बात है। नाउ अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। तो द स्पेक्टर ऑफ स्लेवरी एंड entrapment provides White Sargasso Sea. The ex-slaves who worked on the sugar plantation of wealthy Creoles find prominently in the one part of the novel. नॉवल में क्या बताया गया, एक पार्ट में जो स्लेव थे, मतलब कि जो दास थे, वो शुगर प्लांटेशन में काम करते थे, जो कि एक अमीर क्रियोल का था, अमीर व्यक्ति का था। ठीक है, वेल्दी मीन्स क्या होता है, दैट द रिच पीपल। Act has freed the slaves by the time and Antoniette's childhood की बात की जाएगी पहले। Compassionate has not been granted to the island's black population. अब ब्लैक पॉपुलेशन मतलब कि जो स्किन से काले दिखने वाले लोग हैं उनके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ग्लिम्स दे दिया है कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे कुछ एक सिमिलैरिटीज़ चीज़ें थी जो हर एक जगह पे थी। ब्रीदिंग, हॉस्टैलिटी
and resentment between servant and their employee. Annette, Antoniette's mother, is particularly on to the कलर्स मैनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स इंटरेक्शन. तो उनकी मदर थी, वो भी इंटरेक्शन करती थी इस तरीके से. अब जो मेन चीज़ें हैं वो आप लिखना शुरू कर देंगे. नंबर 1 है इंस्लेवमेंट. इंस्लेवमेंट मतलब जो दास बनाए जाते हैं. शेप मेनी ऑफ द रिलेशनशिप इन द रेज नोवेल. इस नोवेल में स्लेवमेंट को बहुत दिखाया गया है. नोट जस्ट बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के बीच में इंस्लेवमेंट को नहीं दिखाया गया है ना, दास प्रथा को नहीं दिखाया गया है. एंड इट फील हेल्पलेसली इम्प्रिजन एट काउंटल स्ट्रीट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. रिपीटिंग द वर्ड. अब जब एनिथ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो बहुत हेल्पलेस हो जाती है. नोबडी इज़ हेल्पिंग हर. तो वो भी एक तरह का स्लेव जो मेंट है वो दिखाई देता है. नेक्स्ट नंबर 1-2 पे लिखेंगे आप. विमेंस चाइल्ड लाइक इंडिपेंडेंस ऑन फादर्स. नंबर 2 पे क्या है? ये नंबर 2 सिर्फ आपको याद रखने के लिए, वैसे एग्जाम में आपको पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना है. विमेन चाइल्ड लाइक डिपेंडेंस ऑन फादर हस्बैंड रिप्रेजेंट ए फिगरेटिव स्लेवरी. अच्छा, ये भी एक तरह की स्लेवरी है कि कोई भी वीमेन है वो अपने फादर के ऊपर डिपेंड है या फिर वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है. तो इट्स इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्लेवरी, क्योंकि जब आपकी सारी चीज़ें, सारी डिमांड, सारी चीज़ें कोई और फुलफिल कर रहा है तो यू हैव टू फॉलो वट एवर अनदर पर्सन इज सेइंग, राइट. आप हाउसवाइफ को देखेंगे, उनकी सिचुएशन देखने में आपको अच्छी लग सकती है, दैट दे वेयर कॉस्टली ड्रेसेस, शॉपिंग करती हैं, मूवी, रेस्टोरेंट्स, बट इन रियलिटी इन सम केसेस आई हैव सीन इन माई एरिया that they are depend on their father as well as an husband, and they have no rights like us people. तो उनको उनके अकॉर्डिंग एक्ट करने पड़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. तो ये भी एक तरीके की स्लेवरी है, ठीक है. सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के बीच में स्लेवरी नहीं होती, बहुत सारी स्लेवरीज है. नाउ अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर इन स्लेव ड्यू टू रेसिज्म, ड्यू टू स्किन कलर. वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो था. वाइट स्लेव ओनर थ्रू आउट द कैरिबियन एंड अमेरिकन्स. अब जो वाइट मतलब कि जो वाइट कलर जिनका टोन था, वो जो स्लेव के ऑनर थे, जो उनके मालिक थे, चाहे वो कैरेबियन में हो या अमेरिकन हो, वो क्या करते थे? दे आर रेपिंग एंड इम्प्रेग्नेटिंग फीमेल स्लेव्स. तो ये सब चीज़ें होती थी और ये सब चीज़ें इंडिया में भी आप कुछ परसेंटेज पे था. एंड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑल्सो द सिचुएशन ऑफ वीमेन आर द सेम. तो यहाँ पे जो जिन ब्रे हैं उनकी नोवेल में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि वीमेन की क्या कंडीशन थी. सैंडी एंड डैनियल कॉजवे, टू ऑफ अलेक्जेंडर कॉजवेज इलिगिटिमेट चिल्ड्रन. इलिगिटिमेट मतलब होता है जो नाजायज़ बच्चे होते हैं, मतलब कि अगर शादी के बाद बच्चे होते हैं दे आर लीगल, राइट. और बिना शादी के जब किसी का बच्चा होता है तो उसको इलिगिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं. तो इस नोवेल में जो सैंडी और डैनियल थे वो दोनों इलिगिटिमेट चाइल्ड थे. मतलब कि ये कि जो वाइट पीपल थे, वाइट स्लेव ओनर्स थे, उन्होंने फिज़िकल रिलेशंस बनाए बिना मर्जी के, और उसके बाद इन प्रेगनेंसी जो थी फीमेल स्लेव्स को, वो कंसीव हुई, और उस तरीके से ये सब है. ये सब आपको लिखना है. अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक करूँ तो ये आपको लिखना है. Next, I would like to discuss with you that the interaction between these racial groups is often antagonistic. Antoniette and her mother, however, do not share the purely racist view of other whites on the island. Both women recognize their dependence on the black servant who care for them, feeling a respect that
often borders on fear and resistment. In the manner, power structures based on race always appear to be on the brink of reversal. तो चाहे वो एंटोनिएट, एंटोनी या उनकी मदर, इन सब ने एक रेशियल डिफरेंस को फेस किया और दे फील्स दैट द बोथ द वीमेन रिकग्नाइज दैट दे बोथ आर डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड और एक तरह से तो वो स्लेव के ऊपर डिपेंड थे। तो अब यहाँ पे जो वाइट मैन और जो स्लेव के बीच में डिफरेंस था, तो वहाँ पे स्लेव तो स्लेव था, द ब्लैक स्लेव, और ओनर कौन था? white people. But now in the relationship of that black slave and their women, their wives, here the slave is wife because she is dependent on her husband, right? So this is also shown in that particular work. Next thing is womanhood intertwines with issues of enslavement and madness of race novel. एक तो एनस्लेवमेंट को दिखाया गया है और दूसरी बात मैडनेस मतलब पागलपन को दिखाया गया है। आइडियल्स ऑफ प्रॉपर फेमिनिन डिपार्टमेंट आर रिप्रेजेंटेड टू एंटोनिएट व्हेन शी इज़ अ गर्ल एट द कॉन्वेंट स्कूल। तो स्कूल से ही ये सब चीज़ें शुरू हो जाती थी। वहाँ पे भी जो दूसरे पीपल थे, जो लोग थे, उनकी क्या कास्ट थी, क्या कलर था, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। रे ऑल्सो एक्सप्लेन हर फीमेल करेक्टर्स लीगल एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द मैन अराउंड दैम। वो चाहे लीगल हो और चाहे फाइनेंशियल हो, दोनों तरह की डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी? जो मैन उनके आसपास रहते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड, एंटोनिएट्स मदर सीज हर सेकेंड मैरिज as an opportunity to escape from her life as Cowlbury and regain status from her peers. तो उसकी मदर भी सोचती है कि दोबारा से शादी हो जाए, जिसके बाद क्या है, एक दूसरा पर्सन आ जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। By granting them access to their wives' inheritance, in both cases, womanhood is synonymous with a kind of childlike dependence on the nearest man. Nearest man, जो सबसे पास होगा, that she will depend on him. Indeed, it is the dependence of participant and dismiss both Antoniette and Annette. Both women marry. एंटोनिएट और एनेट दोनों ने ही मैरी की किसी वाइट इंग्लिश मैन इन द होप्स ऑफ एज्यूजिंग देयर फेयर एज वल्नरेबल आउटसाइडर, ताकि उनको बाहरी ना बोला जाए और उनके साथ क्रूरता ना हो। बिकॉज वाइट पीपल से शादी करेंगी तो उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, इस होप में उन्होंने शादी की। बट द मैन बिट्रे एंड अबैंडन दैम। लेकिन उन लोगों ने भी क्या किया, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने इनको बिट्रे किया और उसी तरह की इनकी सिचुएशन थी जैसे कि स्लेव से शादी करने के बाद होती। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये भी ना याद रहे तो देखिए, स्लेव्स हैं, विमेन की डिपेंडेंसी को बताया गया है, वाइट और ब्लैक पीपल का जो रिलेशन है उसको बताया गया है, किस तरीके से एंटोनिएट के हस्बैंड की डेथ हो जाती है बट उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वाई बिकॉज शी इज स्लेव एंड ऑल्सो ए वीमेन, और किस तरीके से एंटोनिएट और एनेट दोनों दोबारा शादी के खौफ में रहते हैं और दोनों ज़्यादा डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, मैन के ऊपर। तो वो भी एक दिखाता है कि किस तरीके से डिपेंडेंसी है। विमेन का जो रिलेशन है वो टोटली डिपेंडेंसी का है एंड इट्स लाइक अ स्लेव। इंटरेक्शन बताया गया है कि सोशल ग्रुप का कैसे था और विमेन की कंडीशन बताया गया है, रेपिंग एंड प्रेगनेंसी को दिखाया गया है, इलीगिटिमेट चाइल्ड के बारे में बात की गई है। तो ये सब कॉमन सी चीज़ें थी। बट जब आपको, अब आप लिख सकते हैं ये एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए, बट बिफोर माय एक्सप्लेनेशन आपको सोचते रहते हैं ना कि क्या लिखना है इस पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट में, तो यही सब चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिसिज्म नहीं, रेसिज्म था, विमेन की सिचुएशन, ये हाईलाइटेड 3-4 मुद्दे हैं, और विमेन की डिपेंडेंसी मैन के ऊपर।
तो यही आप एलाबोरेट करके अपने आंसर को द बेस्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।